अदर SKIT आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो तो उससे होएगा नहीं, ठीक है ना, मैंने अलाउ नहीं कर रखा है। चलो लेट्स स्टार्ट अवर बेसिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली मैं क्या बताऊंगा आपको कि जो भी हमारे कोर्स में आगे चल के जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि सर्किट के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ही दिक्कत करती हैं। इवन अ पॉजिटिव साइन, इवन अ नेगेटिव साइन, अगर उसको आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया या मिसप्लेस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीजें आप जो छोड़ देते हैं वही आज हम स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लासों में आपके बेसिक्स तैयार करूंगा। ये पढ़ चुके हो आप, 11th 12th लेवल तक आप पढ़ चुके हो, इवन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, लेकिन आपने ढंग से पढ़े नहीं तो दिक्कत आएगी। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहली बात, आपका जो मेन मोटो क्या है, आप इवन इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो, इन सर्किट की भी बात करें तो आप एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए मुझे। ठीक है, देयर शुड बी अ मीडियम। ठीक है, तो वो सर्किट एक मीडियम और कोई भी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक क्लोज पाथ होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक क्लोज पाथ बहुत जरूरी है, तभी वो स्टार्ट पॉइंट से लेके वापस एंड पॉइंट तक जाएगा, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट उसके एक ही हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इसके लिए मुझे इंटरकनेक्शन चाहिए। ठीक है, कुछ इंटरकनेक्शन, तो सच इंटरकनेक्शन आर रेफर टू एज इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी दो एलिमेंट्स को जोड़ने में काम वो जो हम अगर टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे। एंड ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, अब जो भी है, सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्किट, आगे मैं बताऊंगा एग्जांपल से कि भाई एक सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक आपका रेजिस्टेंस होगा सपोज फॉर एग्जांपल, और कनेक्टिंग वायर्स होंगे। तो ये कंप्लीट एक सर्किट क्लोज पाथ हो गया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, आपके रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्सेस। ठीक है, ये इनको मैं एलिमेंट कह सकता हूँ। और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनको जोड़ने का काम, तो एक कंप्लीट जो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली क्या है, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एक रेजिस्टेंस को आगे इंडक्टर से जोड़ दिया, फिर कैपेसिटर से जोड़ दिया, फिर वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन, दोनों चारों को हमने कनेक्ट किया है, ये बन के क्या बना हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए कि भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है और आप जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। ठीक है, अब बेसिकली हमारा जो मेन पार्ट रहेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो चीजें हैं, 2 या 3 चीजें मान लो। हमेशा हम उसमें वोल्टेज को बेसिकली मेजर करेंगे, दूसरा करंट को मेजर करेंगे और तीसरा पावर को। ये 3 चीजें हम आपके क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको ये 3 चीजें पूछी जाएंगी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वोल्टेज होता क्या है भाई, नेगेटिव वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, करंट क्या होता है, पावर ऑब्जर्व्ड क्या होता है, पावर डिलीवर्ड क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है एक छोटी सी गलती से, तो आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पावर ऑब्जर्व्ड बताओ, और आप गलती से, हाँ भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ऑब्जर्व्ड और डिलीवर्ड। अगर एक एलिमेंट की बात करूं कि ऑब्जर्व्ड पावर और डिलीवर्ड पावर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट साइन अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो वही हमें देखना है। तो इन सर्किट एनालिसिस वी नीड टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस सम कंपोनेंट्स और द करंट थ्रू अदर कंपोनेंट्स और द पावर ऑब्जर्व्ड एंड डिलीवर्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट। इन चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज की क्लास। ठीक है, दूसरा, इन चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ और कंपोनेंट्स को जानना चाहिए। वो कौन सा है, इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट बेसिक इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स सच एज चार्ज क्या होता है। क्योंकि अगर आपको चार्ज के बारे में नहीं पता तो फिर करंट कैसे बताओगे। ठीक है, आपके फिर दूसरा, वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो ये हम अपने थ्रू आउट हमारे कोर्स में इन इन एलिमेंट से, इन कंपोनेंट से डील करेंगे। ठीक है, सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है हमारा एक रजिस्टर, सॉरी इन सर्किट के अंदर, वो है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, उसके बारे में, अब रजिस्टर बेसिकली क्या है, पैसिव पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब एनर्जी चाहिए उनको वर्क करने के लिए, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आपका ही, आप बेसिकली एग्जांपल ले लीजिए, आपको बेसिकली फूड चाहिए,
फूड चाहिए, तो तभी आप वर्क कर पाओगे, है ना। तो आप क्या है, आप एक पैसिव कंपोनेंट है। तो पैसिव कंपोनेंट के अंदर और एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स वो हैं जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो अपने अगर सर्किट के अंदर बात करें तो जो भी है रजिस्टर हमेशा क्या रहेगा, एक पैसिव कंपोनेंट रहेगा। मतलब ये एनर्जी हमेशा डिसिपेट करेगा या एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये दे तो सकता ही नहीं, सिंपली ऐसे ही इंडक्टर कैपेसिटर है। और अब अगर हम बात करें कि भाई एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे क्या है, वोल्टेज और करंट सोर्सेस, जो क्या दे रही हैं एक सर्किट के अंदर। आपके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे मौजूद, तो एक तो हो ही नहीं सकता, ये मान लो। एक तो एनर्जी सप्लाई करेगा और एक एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो एक हमारे सोर्सेस है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव कंपोनेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम हमारा मेन फोकस अभी स्टार्टिंग में हमारा रजिस्टर पे ही होगा, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे हम कुछ लॉज पढ़ेंगे उसके बाद में हम रजिस्टर के उसी सर्किट के अंदर रजिस्टर के आगे इंडक्टर लगा देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे चल के उसके अंदर क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट जो सर्किट के अंदर ध्यान रखने वाली चीज है वो कुछ ये है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। क्विक वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर वी बिगिन, पे क्लोज अटेंशन टू द रोल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्योंकि आप तो क्या करते हो, एक सिंपल इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपने लिखा है +5 वोल्ट, उसको गलती से हमने -5 वोल्ट लिख दिया, तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज के केस में हमेशा याद रखना, वोल्टेज के केस में हमेशा हमें याद रखना कि इट इज प्लस वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, ये ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें, इसी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एग्जाम के अंदर आरटीयू के अंदर आप सोचते हो कि सर मैं तो पूरा क्वेश्चन सही करके आया, ठीक है, और लास्ट में आंसर आपने सिर्फ एक प्लस या माइनस साइन मिसप्लेस हो गया। और ये याद रखो कि आरटीयू के अंदर आप सोचते हो बैक आ गई, मैंने तो पूरा ये किया था, क्या कहते हैं इसको, स्टेप वाइज चला था, लास्ट में आंसर गलत हुआ था, क्या हुआ, मेरी स्टेप्स तो बहुत सही है। नहीं, आरटीयू के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी फैकल्टी आपको चेक करेगी और स्टेप के मार्किंग दे देगी, बट वो सिर्फ लास्ट में फाइनल आंसर देखता है। अगर आंसर सही है तो ठीक है, पूरे नंबर दे देगा, आंसर गलत है तो फिर वो कट कर देगा, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग का जो भ्रम है वो अपने दिमाग से निकाल देना। तो इन सर्किट के अंदर एग्जाम में आरटी में पास होना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, आर पार की लड़ाई करनी है, सही या गलत, बीच का रास्ता नहीं चुन सकते, ये मान लेना। इसलिए सर्किट में बहुत सारी जो बैकें आती हैं वो उसकी वजह से आती हैं, सोचते हैं कि भाई मैं तो पूरा करके आया हूँ, स्टेप तो नंबर मिलेंगे, लेकिन वो गलत है। टू बी प्रिसाइज, आपको आपको बेसिकली क्या आंसर एकदम सही आना चाहिए, ठीक है। फिर वो स्टेप्स देखेगा, अगर ठीक है, गलत आ गया तो देखेगा नहीं, उसने बोला कि ये यार इसने तो गलत ही किया होगा, तो 0 नंबर दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मेरी जो बात है वो प्लस और नेगेटिव साइन पे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, करंट के केस में करंट एरो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। तो पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में एरो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप करंट उसने क्लॉकवाइज दे रखी है और आपने मान लेना एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरा आंसर ही गलत हो गया। तो सर्किट के अंदर ये तीन चीजों का बहुत रोल है, प्लस, नेगेटिव एंड एरो। दे ऑफन मेक डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट आंसर्स, ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पे। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम ईच एंड एवरी टर्म्स को पढ़ेंगे ढंग से। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चार्ज के, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, तो ये पढ़ चुके हो आप, मेरे को फिर भी, लेकिन ये आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, तो भी देखो ये एग्जाम में नहीं आने वाली कि व्हाट इज चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन उसको समझा नहीं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली गलत होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है चार्ज और आप निकाल रहे हो करंट, तो पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चार्ज एंड करंट, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। आल्सो द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले मोस्ट जो बेसिक क्वांटिटी है वो क्या है, छोटा सा, अगर मैं कण से चालू करूं एकदम बेसिक एलिमेंट, स्टार्ट हम कहां से करेंगे, चार्ज, उसके बाद में करंट आता है, उसके बाद में फोर्स आता है, उसके बाद में एनर्जी आता है। तो सबसे पहले हम जो बेसिक एलिमेंट जो करेंगे वो क्या होगी, चार्ज। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट, मेजर्ड इन कूलम, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहली बात, एग्जामिनर अगर सपोज आपने आंसर निकालिया 35
करंट निकालना है उसमें, और आपने करंट लिख दिया 35, अगर यूनिट नहीं लिखा तो भी वो नंबर काट लेगा। तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग के अंदर। तो यूनिट बहुत प्रिसाइजली आपको मेंशन करना पड़ेगा करेक्टली, ठीक है। सपोज आपका आंसर आया 35 एम्पियर और आपने आंसर सिर्फ 35 लिखा, आपने 35 ए नहीं लिखा। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, जो उसका यूनिट है, ऐसा यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड, तो वो उससे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है, कुलाम, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो ये अगर आपका चार्ज 25 कुलाम आ रहा है और आपने सिर्फ 25 लिखा है तो वो गलत है, आपको 25 ही लिखना पड़ेगा, चाहे आप फुल फॉर्म पूरा लिख दो कि 35 एम्पियर्स या 35 ए, ठीक है। और एम्पियर्स हमेशा कैपिटल ए में आता है, स्मॉल ए में मत लिख देना, 35 ए एक स्मॉल ए लिख दिया आपने, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप ये छोटी सी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम फॉर एग्जांपल आपका आंसर है 35 और उसमें गेट के अंदर ऑप्शंस पता क्या होंगे, उसमें होंगे 35 एम्पियर, 35 मिली एम्पियर, 35 किलो एम्पियर, तो फिर मैग्नीट्यूड सेम दे दिए बट वो किस पावर में है, तो यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इज द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके बाहर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है, कंपोनेंट, वो है क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और उसका बेसिकली क्या है, आपका जो चार्ज है वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये आपको पता होगा, ये सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है। अब सेम ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस आपका बैलेंस होता है, तो वो क्या है, प्रोटॉन, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन, उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। बस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट ये पॉजिटिव है, वो क्या है, नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चार्ज को पढ़ने के लिए द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि भाई द कुलाम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है। 1 कुलाम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं बता दिया आपको कि भाई एक कुलाम के अंदर बेसिकली, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है ये कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो बेसिकली एक कुलाम के अंदर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सिंपल उस 1 को डिवाइड डिनोमीटर में ले जाओगे, तो कितने होंगे, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कुलाम ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, के एग्जाम में आएगा, बट बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन द ओनली चार्ज दैट ऑकर्स इन नेचर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कोई भी आप बॉडी लीजिए, आपकी बॉडी ले लीजिए, चाहे आपकी सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी फर्नीचर ले लीजिए, बेड ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, इवन वॉल ले लीजिए, सबके अंदर चार्ज है, बट वो कितना चार्ज है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो, सपोज अगर मैं Q को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q रिप्रेजेंट करता हूँ, तो किसी आपकी बॉडी में 100 Q हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड की बॉडी में 50 Q हो सकते हैं। तो बेसिकली चार्ज तो है, बट इट इज अ मल्टीपल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन चार्ज ओनली, इसका ये मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। दूसरा, ये लॉ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जो कि भी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये सेम चार्ज के साथ है, आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। आप सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास 60 इलेक्ट्रॉन्स है, आप दोनों ने हाथ मिलाया, तो सपोज आपके 2 इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन उठ के आपके फ्रेंड के पास चले गए, तो उसके पास 62 हो गए, आपके पास कितने बचे, 48, बट टोटल उनका समेशन क्या रहा, कांस्टेंट, ठीक है। Thus the algebraic sum of electric charges in a system does not change। तो आपको चार्ज के बारे में पता चल गया कि इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, एक चार्ज। तो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो काम में आने वाला सर्किट के अंदर, दैट इज करंट। ये हमारा करंट की बात कर रहे हैं। तो अब करंट क्या होता है, करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, चार्ज, ठीक है। तो अब
basically rate of change of charge with respect to time is called current. कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट क्या हुआ, एम्पियर्स। ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा ये, ठीक है। तो जो चार्ज चल रहा है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमें क्या मिलेगा, आई टी। तो डी क्यू बाई डी टी, ये क्यू ऑफ टी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू ऑफ टी मेरा चार्ज, और ये चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। सपोज, और ये डी टी, सपोज 1 सेकेंड के अंदर 4 चार्ज मेरे मूव कर रहे हैं, है ना, तो कितना करंट फ्लो किया हुआ, 4 एम्पियर्स। तो इसमें लिख रखा है मैंने, द नेट अमाउंट ऑफ 1 coulomb of charge through a cross section of a conductor in 1 second produce an electric current of 1 ampere। यानी 1 एम्पियर कब प्रोड्यूस होगा, जब 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के वायर से पास करेगा। 1 सेकेंड में कितना पास किया, ठीक है, सपोज 1 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, तो जो करंट हमें मिलेगा वो क्या, जो आपका अमीटर जो मेजर करेगा वो कितना करेगा, 1 एम्पियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा, अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, सपोज चार्ज दे रखे हैं, ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सपोज आपको करंट दे रखा है और आपको निकालना है कि भाई इतने 4 मिनट के अंदर कितने चार्जेस आप पास करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल आपने इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है टी नॉट से लेके टी तक। मतलब अगर आपने पूछा कि 3 से लेके 5 सेकंड तक बताओ मुझे मेरे चार्जेस कितने फ्लो हुए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो कुछ नहीं करना आपको, द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन टाइम टी नॉट एंड टी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट दिस। कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को मैंने इंटीग्रेट किया है, ओके, इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, और इससे क्या करोगे आपका ये, और इसी इक्वेशन को आप क्या करोगे, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका करंट, ठीक है। तो दे आर इंटररिलेटेड। समझ में आया कि व्हाट इज करंट, तो करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर टाइम, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन फॉर करंट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरेक्शन आप कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करंट एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है आपका, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। बेसिकली हमारे 3 एलिमेंट है। तो ये देखो आप करंट का एरो एरो से शो किया है, और I1 करंट आपकी लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप कुछ भी मान सकते हो कि सपोज मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, नेगेटिव। और दूसरी एक चीज हमेशा याद रखना, एक सीरीज सर्किट के अंदर, ये दोनों सीरीज ही तो है आपस में, तो इन दोनों का जो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। I1 और I2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दो करंट कभी भी एक सीरीज सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना आप। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन, ओके। I1 इज इक्वल टू I2 इन मैग्नीट्यूड, बट अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, क्योंकि सीरीज में करंट तो हमेशा क्या रहेगा, सेम। दो करंट कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, ये मान लेना, ठीक है। तो I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट I1 इज इक्वल टू माइनस I2, ठीक है, यही बता रखा है। अ करंट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय वैल्यू विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। आप कह सकते हो कि भाई आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो ये प्लस 5 एम्पियर हो गया, और आपके फ्रेंड ने कहा कि नहीं मैं इसको तो मैं नेगेटिव मानूंगा तो -5 एम्पियर हो गया। तो कन्वेंशन चुनने वाले आप हो, ठीक है, उससे गलत नहीं होगा आंसर आपका, ठीक है। तो करंट हमेशा उसके साइन से और डायरेक्शन से इंडिकेट होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, सपोज ये कोई वायर है, ठीक है, दिस इज माय वायर, और करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। आपने कहा कि 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सपोज इट इज माय क्लॉकवाइज, ठीक है। बट इसी चीज को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं यूं लिख सकता हूं, करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या कह दिया, -5 एम्पियर। तो अब अगर इसके अंदर लूप के अंदर आपने केवीएल लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा लूप में लगता है, हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने लूप में लगाया तो आपके फ्रेंड ने तो क्लॉकवाइज लगाया, ओके, और आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज लगाया। बट जब क्लॉकवाइज लगाया आपके फ्रेंड ने तो उसका करंट का जो आई लिया था वो क्या लिया था, पॉजिटिव 5 एम्पियर, और आपने जो एंटी क्लॉकवाइज लगाया था उसका मैग्नीट्यूड क्या लिया, -5 एम्पियर। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। समझ में आया? गलत तब आता जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ और उसको मैं +5 ले रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल करंट मेरा क्या है,
क्लॉकवाइज 5 एम्पियर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन में है कि भाई आप क्लॉकवाइज लो, कब मैं +5 लूँ कब -5 लूँ, बेसिक्स हैं आपको को समझने नहीं। जो आपको जहां तक है, आपको जो सर्किट के अंदर जो करंट का डायरेक्शन दे रखा है उसी को मान लो, अपोजिट क्यों माने हम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव करंट फ्लो है, ये क्या है, नेगेटिव करंट फ्लो, और दोनों क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब टाइप्स ऑफ करंट जो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो मेनली दो टाइप ऑफ करंट है जो हम देखेंगे। एक तो जो वो करंट ग्राफ है, आपका वाई एक्सिस पे करंट है, और आपका एक्स एक्सिस पे टाइम है। ओके, तो अगर करंट, आप टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा करंट क्या है, कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कौन सा करंट हुआ, डीसी करंट, जो टाइम के रिस्पेक्टिव, यानी 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही फ्लो करता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, सुबह लो शाम लो कभी भी लो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा करंट कौन सा, एसी करंट। एसी करंट जो हर, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, हर 1 सेकंड में चेंज करता है, हर माइक्रो सेकंड में चेंज कर सकता है, या फिर 2 सेकंड में चेंज करेगा, यानी जो हर बार आपके टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस, सपोज दिस इज प्लस, दिस इज दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव, प्लस नेगेटिव, यानी टाइम के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा करंट हुआ, एसी। समझ में आया? तो बेसिकली हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि अगर जब मेरा एसी करंट हो तब कैसे सर्किट को एनालाइज करना है, और डीसी जब करंट फ्लो होगा, डीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीसी में बहुत सिंपल सर्किट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डीसी का सर्किट आता है, बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे। हाँ, एसी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो हम देखेंगे, डिराइव करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइप्स ऑफ करंट हम देख चुके हैं, तो दिस इज द करंट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने चार्ज देख लिया, करंट देख लिया, अब वोल्टेज। वोल्टेज बेसिकली क्या है, सपोज एक सर्किट है, उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुझे चार्ज को, बेसिक करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सपोज दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, ए और बी, मुझे उस करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है ए टू बी, ए से लेके बी तक करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे बताओ, ए से बी में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो अब वो चार्ज फ्लो कैसे कर रहे हैं, अपने आप थोड़ी फ्लो कर रहे हैं, कोई ना कोई उनको पावर चाहिए, देयर शुड बी सम एनर्जी और पावर कि वो उनको धक्का दे, ठीक है। तो वो जो पावर है, कोई फोर्स है, वो उन मतलब करंट को फ्लो कराने का काम, या फिर चार्ज को फ्लो कराने का काम कौन करता है, वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन required some work or energy transfer, ठीक है। the work is performed by an external electromotive force। इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो चार्ज को धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना। और जो नॉर्मली हम देखते हैं वो क्या है, बैटरी, ठीक है, टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए बैटरी, बैटरी को हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस दो साइन होते हैं उसके, ठीक है। दिस ईएमएफ इज आल्सो नोन एज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, वो एग्जाम में पूछा कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कोई भी एलिमेंट के अक्रॉस, तो आप क्या सोचोगे भी होता क्या है, अरे वोल्टेज ही पूछ रहा है वो आपको, है ना, इनडायरेक्टली। अब सपोज फॉर एग्जांपल, और हमेशा ये याद रखना कि दो टर्मिनल्स हैं मेरे, ए और बी, ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा बेसिकली किसी के रेफरेंस में मेजर की जाती है, यानी वोल्टेज हमेशा इकलौती एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है, हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में। सपोज आपने अपनी एनर्जी बताई, आपकी एनर्जी मेरे पास गई, मेरे पास मेरी ताकत है 50 जूल, ठीक है, भाई किसी के रेस्पेक्ट में तो बताओगे, 50 जूल किससे, मेरे फ्रेंड से मेरी 50 जूल ज्यादा है, किसी के रेफरेंस में। तो वोल्टेज हमेशा एक पॉइंट की कभी हो ही नहीं सकती, देयर शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी ले लो आप, ठीक है, अगर कोई दूसरा पॉइंट नहीं तो जीरो होगा, मतलब एक पॉइंट से उसकी शक्ति ज्यादा है या कम है, ये कौन बताता है, वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज VAB बिटवीन टू पॉइंट्स A and B in an electrical circuit is the energy needed to move a unit charge from A to B। मतलब बेसिकली एक चार्ज यहाँ पड़ा है, A पे पड़ा है, मुझे इस A को एक सॉरी उल्टा बोलता हूँ मैं, सपोज वो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है B पे, मुझे इस B के चार्ज को A पे ले जाना है। तो जो एक यूनिट चार्ज को यहाँ बी से मुझे ए पे ले जाने के लिए जो पावर चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो क्या कहलाएगा,
वोल्टेज, और 1 वोल्ट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। यानी एक यूनिट चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो जो भी वोल्टेज चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। The voltage VB between 2 points A and B in an electric circuit is the energy needed to move a unit charge from A to B. Mathematically कैसे represent करेंगे, इससे VAB is equal to dWq upon dq। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या है, W क्या है आपका, एनर्जी है, और Q क्या है आपका, चार्ज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। ये टाइम के में रेस्पेक्ट में मैंने बताया। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, ये जरूरी है आपको। करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर्स। रिप्रेजेंट किससे करते थे, कैपिटल ए से। वोल्ट्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से। चार्ज का यूनिट कूलाम, सी से। और डब्ल्यू एनर्जी का यूनिट जूल से या न्यूटन मीटर से। ठीक है, तो अब देखो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर कुलाम। मैंने क्या कहा, 1 कुलाम किसके बराबर, 1 यूनिट चार्ज है। ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और पर कुलाम। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जी का दूसरा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ये जरूरी है। ठीक है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस is the energy required to move a unit charge through an element measured in volts। समझ गया है, सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड, 1 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ले जाते हैं, उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज ये है कि वोल्टेज डज नॉट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट बाय इटसेल्फ। मैंने क्या कहा, वोल्टेज अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कह करता। ठीक है, कोई ना कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट तो होगा ही, किसके रेस्पेक्ट में, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। ठीक है, फॉर दिस रीजन वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरा भी तो पॉइंट है, ये रहा, सपोज ए और बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो भी डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसका दूसरा वोल्टेज का नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस, किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलैरिटी की। ठीक है, करंट का डायरेक्शन तो हमने देख लिया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वोल्टेज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब प्लस ए बी से कब वी ए बी हो जाता है, कब माइनस वी ए बी होता है, ये बहुत जरूरी है। रेफरेंस पोलैरिटी फॉर वोल्टेज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी फिगर 4 है। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज वी ए बी। मैंने वी ए बी को, ए बी पहले, मैं इसको वी बी ए बी तो लिख सकता था, नहीं, हमेशा ये याद रखना, वी ए बी के अंदर ए पहले लिखा है, मतलब ए हमेशा क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, और बी क्या है आपका, लो पोटेंशियल पे है। देखो ए और बी, ए क्या है मेरा पॉजिटिव, और बी क्या है मेरा नेगेटिव। समझ में आया, मैं यूं कह सकता हूं कि भी जो वी ए ए जो आपका पॉइंट है वो बी से कितने पोटेंशियल हाई है, वी ए बी हाई है, ज्यादा है, सपोज आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो फिगर 4 shows the voltage across an element connected to points A and B. The positive and negative signs are used to define reference direction और voltage polarity। ये बहुत जरूरी है। The VAB can be interpreted in 2 ways। दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये रहा फिगर 5 देख लीजिए आप, है ना, तो इसके अंदर आप देख रहे हो ए और बी है, और ये 9 वोल्ट है। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं क्या, कि ए मेरा वी ए बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट, वी ए बी, है ना, और इसी को मैं -9 वोल्ट लिख दिया मैंने। ये दोनों सर्किट सेम है, कोई डिफरेंस इन इन दोनों में। ठीक है, मैंने -9 वोल्ट लिखा इसको, बट फिर तो साइंस है वो भी क्या कर दिए मैंने, इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों आपके सेम है। दो तरीके हैं, आप इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो पॉइंट ए इज एट पोटेंशियल ऑफ वी ए बी वोल्ट्स, वी ए बी वोल्ट्स है, मतलब वी ए बी वोल्ट्स हायर देन पॉइंट बी। मैं यूं कह सकता हूं पॉइंट ए नो वोल्टेज हायर है बी से, यानी बी से कितनी वोल्टेज ज्यादा है, अगर बी की वोल्टेज सपोज 3 वोल्ट है, ठीक है, तो ए की वोल्टेज कितनी होगी, कितना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 9, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12 वोल्ट। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 9 वोल्ट रहेगा। ठीक है, मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि बी पॉइंट इज लोअर देन वोल्टेज एट बी ए, है ना, 9 वोल्ट आपका क्या है, कम है। ओके,
द पोटेंशियल एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इज VAB। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान रखो आप। VAB और VBA दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव है, आप देख सकते हो। ठीक है, सपोज इसको एक सेकंड में रेज कर देता हूँ। अब VAB को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, और VBA को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA। तो इन देख लो, ये दोनों भाई आपका डिफरेंस दोनों में सेम आएगा, बट साइन क्या है, नेगेटिव है। VAB इज इक्वल टू माइनस VBA, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जो मैंने बताया वो यही लिखा है कि फॉर एग्जांपल इन फिगर 5 वी हैव टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम वोल्टेज। इन फिगर 5A पॉइंट A इज +9 वोल्ट, ठीक है, अबव पॉइंट B, ठीक है, +9 वोल्ट अबव पॉइंट B। मैं ये भी कह सकता हूं, या फिर दूसरा तरीका है पॉइंट अबव पॉइंट B, या फिर पहले इस फिगर 5B में बात कर लेते हैं। फिगर 5B में पॉइंट B इज -9 वोल्ट अबव पॉइंट A। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये पॉइंट B हायर है, बट कितना, -9 वोल्ट। ठीक है, दोनों चीजें मैं एक ही कह रहा हूं, है ना, गलत नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि A पॉइंट मेरा 9 वोल्ट हायर है B से, या फिर मैं उल्टा लिख सकता हूं कि मेरा B पॉइंट हायर है कितना, -9 वोल्ट। दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, we may say that in figure 5A there is a 9 voltage drop from A to B। ये भी कह सकता हूं मैं कि जब आप A से B पे चले, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई, 9 वोल्टेज की ड्रॉप हो गई, है ना, 9 वोल्टेज कम हो गया तो मतलब ड्रॉप हो गई। ठीक है, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जब मैं B से A की तरफ चला, 9 वोल्टेज मेरी राइज हो गई। ठीक है, दो तरीके कहने के, A से B चले तो 9 वोल्टेज ड्रॉप हो गई, और जब B से A गए तो आपकी 9 वोल्टेज राइज हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, अ वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू वोल्टेज राइज फ्रॉम B टू A। मैं कह सकता हूँ 9 वोल्टेज ड्रॉप हुआ और 9 वोल्टेज राइज हुआ, दोनों तरीके सेम है। तो वोल्टेज राइज और वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये जरूरी है आपके। फिर कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज थ्रू, अब याद रखना, हमेशा वोल्टेज जो मेजर की जाती है वो वोल्टेज हमेशा किसी के अक्रॉस, सपोज ये मेरी क्या है, ये एलिमेंट है, कुछ भी है, रजिस्टर भी है, हो सकता है इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो करंट तो हमेशा इसके थ्रू मापा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप अमीटर लगाते हो तो अमीटर कहाँ लगाओगे, इसकी सीरीज में। तो करंट इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू दैट कंपोनेंट। ओके, और वोल्टेज हमेशा, वोल्टेज के लिए आप पैरेलल में क्या लगाते हो, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा देते हो यहाँ पे। ठीक है, और वो वोल्ट मीटर यानी हमेशा वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस दैट कंपोनेंट व्हाइल करंट इज मेजर्ड अक्रॉस थ्रू दैट कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वोल्टेज। सेम है टाइप ऑफ वोल्टेज, सेम जैसे करंट है, दो टाइप की करंट है, कौन से, AC और DC। ऐसे ही आपकी वोल्टेज क्या है, AC और DC, ये दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, पावर। ओके, व्हाट इज पावर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पावर बेसिकली कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, dW/dt। ठीक है, आपके पास एनर्जी आ गई तो पावर, एनर्जी का यूनिट क्या मैंने बताया था आपको, जूल या फिर न्यूटन मीटर। यहाँ पे पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, ये जरूरी है, और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पावर कुछ नहीं है, dW/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको एनर्जी देके पावर पूछ सकता है, या पावर से या फिर एनर्जी निकाल सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको सबको पता होनी चाहिए, बहुत माइन्यूट है, या पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो इस पावर से हम डिराइव करते हैं जो हमने पढ़ा था, हमने ये भी तो पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू पावर। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर इनटू वोल्टेज, वो भी क्या है, हमारा पावर है, और उसका यूनिट क्या होता है, वाट। तो देख लो dW/dt, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, dQ, और dQ क्या है मेरा, चार्ज। ठीक है, ये D रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएशन है ये। तो dQ से ऊपर से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे बताओ dW/dQ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ
एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, ये हम बता चुका हूं, वो क्या है, वोल्टेज, है ना, अभी पढ़ा था। और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है मेरी, करंट। तो बस Vt इंटू आई टी, यही तो पावर है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये T क्या है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछे भाई, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछे कि 5 सेकंड में टाइम क्या है, ठीक है, ऐसे। तो वी सी दैट पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट एंड द करंट थ्रू द एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस मतलब उसके पैरेलल में, क्या वोल्टेज है उस कंपोनेंट के अक्रॉस, यानी उसके पैरेलल में, और करंट उसके अंदर कितना जा रहा है, थ्रू, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, पावर। उसका यूनिट क्या है, वाट। इट मे बी मेगावाट, इट मे बी किलोवाट, इट मे बी मिलीवाट। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसी में तो गड़बड़ी करते हो आप सब लोग, इसी से आंसर गलत आ जाता है, एक छोटी सी चीज से, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपने क्या माना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन हर बुक के अंदर अलग अलग दे रखा है, तो प्लीज एक आपने जो साइन कन्वेंशन मान लिया उसको फॉलो करो, ठीक है। तो जहां तक है मेरी राय यही है कि भी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है, साइन कन्वेंशन। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे देखेंगे साइन कन्वेंशन होता क्या है। पैसिव साइन कन्वेंशन माना है, करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ पावर। अब कोई पूछे आपसे कि भाई तूने तेरे दोस्त से पावर दिया या लिया, है ना, पावर आपने बेसिकली डिलीवर किया या पावर आपने कंज्यूम किया, ठीक है, ऑब्जॉर्व किया। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पोलैरिटी पता होनी चाहिए कि भी वोल्टेज क्या थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, करंट का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, या फिर कहां से था, लेफ्ट टू राइट था या राइट टू लेफ्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, है ना। तो अब देखो, कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये एक ये वाला फिगर देखना आप, है ना, फिगर 6 का ए, ये वाला फिगर, इसमें ए और बी दो टर्मिनल्स है, ये कंपोनेंट है, ध्यान रखना। और इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो क्या है, प्लस और माइनस, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब मुझे बताओ इस कंपोनेंट, ये रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये मानो प्लस और माइनस साइन मेरे को गिवन है। अगर आपका करंट प्लस साइन के अंदर एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यानी आप प्लस साइन के अंदर अगर हमेशा जब भी एंटर करेगा तो ये मान लो पावर क्या कर रहा है, वो अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, पावर क्या कर रहा है, वो ले रहा है। ये बस दिमाग में बिठा लो। तो उल्टा क्या होगा मुझे बताओ, इसका उल्टा यही होगा कि अगर वो ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में अगर एंटर करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा पावर, ठीक है। चलो इसका उल्टा कन्वेंशन देख सकते हैं, यूं कह सकता हूं कि अगर कोई भी करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है पावर। या फिर मैं कहूंगी कि आपका करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो क्या कहूंगा मैं, सप्लाई कर रहा है। तो उतना दिमाग में मत जाओ, आप तो एक ही कन्वेंशन फॉलो करो, एंटरिंग वाला, एग्जिट वाला छोड़ो, ठीक है। एंटरिंग वाला, एंट्री कहा कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव साइन के अंदर एंटर कर रहा है तो इट मस्ट बी कि वो ऑब्जॉर्व ही कर रहा है पावर, समझना, ऑब्जॉर्विंग पावर है। और अगर वो नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। ये बहुत जरूरी, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हो कि भाई पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है यानी पावर दे रहा है, और पॉजिटिव से आपके नेगेटिव से बाहर निकल रहा है मतलब पावर ले रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सपोज अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, ये एक रजिस्टर है ना, और रजिस्टर में ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ओके। अब इसके अंदर सपोज करंट फ्लो कर रहा है, करंट ये अब्जॉर्व हमेशा, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, प्लस टू नेगेटिव, एक कंपोनेंट के अंदर हमेशा याद रखना प्लस टू नेगेटिव जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्व ही कर रहा है। देखो यहां से करंट जा रहा है, इस कंपोनेंट के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये पावर क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा, और रेजिस्टेंस हमारा अब्जॉर्व करता ही है, ठीक है। तो ये आपने पैसिव साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बढ़ा लीजिए, बस रख लीजिए इसको। दो दूसरा सोचना ही नहीं है कि अगर प्लस के अंदर एंटर कर रहा है तो ऑब्जर्व कर रहा है भाई, और नेगेटिव के अंदर एंटर कर रहा है तो सप्लाई कर रहा है। ओके, दिस इज द पैसिव साइन कन्वेंशन, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
तो इन दिस केस पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द करंट एलिमेंट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये हमने देखा है पावर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज V प्लस टू माइनस और करंट भी प्लस में एंटर कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो सिंपल वोल्टेज इंटू आई कर दो और जो ऑब्जर्विंग पावर की वैल्यू क्या होगी, प्लस वी आई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस पावर इज आल्सो कॉल्ड एज पावर डिसिपेटेड। ऑब्जर्व मतलब कर रहा है, मतलब पावर उसने ऑब्जर्व कर लिया। और हम जानते हैं रजिस्टर के अंदर हमेशा पावर क्या होता है, डिसिपेट होता है, यानी वो स्टोर तो कर ही नहीं सकता, तो हीट में डिसिपेट हो जाएगा। तो पावर अब्सॉर्ब या डिसिपेटेड दोनों ही सेम चीज है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो ऑब्जॉर्विंग पावर पढ़ा था। भाई ऑब्जॉर्विंग पावर ही डिसिपेटेड पावर होता है। ठीक है, इफ द करंट एंटर द सर्किट एलिमेंट एट नेगेटिव टर्मिनल, अगर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करा तो मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या है, पावर अब्सॉर्ब्ड है। ठीक है, पावर सॉरी ये दूसरा है, पार्डन मी, इफ द करंट एंटर द सर्किट एलिमेंट एट द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है ऑफ द वोल्टेज एंड एग्जिट एट पॉजिटिव टर्मिनल एज शोन इन फिगर 6b। 6b, ठीक है। अगर मैं इसको ये कह दूं कि भाई V इंटू आई क्या कर रहा है, सप्लाई पावर कर रहा है, तो प्लस वी आई आएगा। लेकिन मैं इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ कि भाई ये अब्जॉर्व पावर क्या हो सकता है, इसका अब्जॉर्व पावर क्या क्या कहूंगा मैं, माइनस ऑफ वी आई। ये टेक्निकल टर्म्स बहुत जरूरी है, माइनस ऑफ वी आई। मतलब इसके अंदर क्या है, अब्जॉर्व पावर क्या कर रहा है, माइनस ऑफ वी आई कह सकते हैं। और जबकि मैं कह सकता हूँ पावर सप्लाई कर रहा है प्लस वी आई से। ओके, बट उल्टा इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से क्या कर सकता हूँ, पावर अब्जॉर्व कर रहा है माइनस वी आई से। ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। सॉरी, चलो अब इसको समझना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिर से, देखना। इसको देखो आप, ये वाली चीज को, ठीक है, इसको देखा आपने, ए और बी, पावर अब्जॉर्व आपने क्या कहा, एंटर कर रहा है तो पावर अब्जॉर्व कर रहा है, तो V इंटू आई, V इंटू आई पॉजिटिव है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि V इंटू आई इज अब्जॉर्विंग पावर। ओके, अब इसको क्या लिखूंगा मैं, पावर एंटर कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, V इंटू आई करूंगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, जब भी नेगेटिव के अंदर एंटर करेगा तो मैंने क्या टर्मिनोलॉजी इसको बताया है, सप्लाइंग पावर। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस वी आई सप्लाइंग पावर। बट अगर मैं इसको पूछूं कि भाई इसने अब्जॉर्व कितना किया, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस वी ऑफ आई। ये प्लस वी आई तो सप्लाई कर रहा है, बट माइनस वी आई क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है। नेगेटिव साइन आ गया ना अपने आप। ठीक है, नेगेटिव का मतलब सीधी सी बात है, जो भी आप लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा अब्जॉर्व्ड माइनस वी आई, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सप्लाई, तो ये प्लस वी आई आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ द अब्जॉर्व्ड पावर P इज नेगेटिव देन द सर्किट एलिमेंट एक्चुअली जनरेट्स पावर। ठीक है, तो आप तो ऐसा काम कर लो, दूसरे इस वाले इसमें तो पढ़ो मत। ठीक है, तो आप सिर्फ एक कन्वेंशन याद रख लो, अब्जॉर्विंग पावर वाला। ठीक है, टू बी प्रिसाइज, क्या क्या याद रखना है आपको, जब भी पॉजिटिव के अंदर एंटर करे तो मतलब क्या कर रहा है, वो अब्जॉर्व कर रहा है। क्या क्या अब्जॉर्व कर रहा है, पॉजिटिव पावर अब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो V इंटू आई, ये क्या है आपका, पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट को आपने देखा, तो ये करंट क्या कर रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, एंटर कर रहा है तो नेगेटिव एंटर कर रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस ऑफ वी आई अब्सॉर्ब कर रहा है पावर। ठीक है, बट इसको दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस वी आई सप्लाई कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है चीज, है ना, इसको समझना। नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज पूछ लेना। ठीक है, तो इसको मैं इससे समझाता हूँ, बैटरी से। बैटरी देख रहे हो आप, ये बैटरी है, प्लस वी आई, और ये रेजिस्टेंस है, प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ से पावर, ये करंट है, करंट का डायरेक्शन प्लस में एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के अंदर आपका पावर ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज इस वाले इसमें देखना आप, यहाँ प्लस, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से करंट नेगेटिव में एंटर कर रहा है, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो प्लस वी आई तो यहां से सप्लाई कर रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं माइनस वी आई कंज्यूम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है, द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट एंड द पावर सप्लाइड बाय द सेम एलिमेंट आर रिलेटेड बाय दिस।
मतलब पावर अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू माइनस पावर सप्लाइड। ये कह दिया ना मैंने कि इसको मैं कह सकता हूं कि भाई सपोज 5 वोल्ट इंटू करंट सपोज 1 एम्पियर है, ठीक है, तो 1 वाट पावर ये सप्लाई कर रहा है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ -1 वाट ये पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये एग्जांपल इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हो, ये दो, इसको हम बस इस टॉपिक को हम फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन बोथ सर्किट, अब ये दो सर्किट दिख रहे हैं आपको, बहुत जरूरी है। इसमें देखो ऑब्जर्विंग पावर, अब मुझे बताओ प्लस माइनस वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे प्लस वोल्ट है, ठीक है। अब 3 एम्पियर इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या सप्लाई करेगा, कंज्यूम करेगा। मैंने बता चुका पैसिव साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव में एंटर करेगा तो कंज्यूम करेगा। कितना कंज्यूम करेगा, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी है 4 वोल्ट, और करंट कितना है 3 एम्पियर, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 वोल्ट, और ये क्या आएगा पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 12 वोल्ट। अब दूसरा सर्किट देख लीजिए, यहाँ पे यही करंट, इसको अगर मैं यहाँ मानूं, ऐसे देखो प्लस है, यही प्लस साइन है, इसके अंदर क्या कर रहा है एंटर कर रहा है, फिर से कुछ नहीं, सर्किट को मैंने घुमा के रखा है ना, ए और बी के टर्मिनल्स को नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव, बट करंट का डायरेक्शन भी मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया। तो देखो ये प्लस पॉजिटिव में क्या कर रहा है एंटर कर रहा है, तो फिर से क्या हो गया ये पावर अब्सॉर्ब्ड। तो इसको आप यूं लिख सकते हो 4 वोल्ट इंटू 3, तो वो फिर से कितना हो गया 12 वोल्ट। So for example, in both circuits in figure 7 has an absorbing power of plus 12 volt because the positive current entered the positive terminal voltage. अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो वो बेसिकली क्या है आपका ऑब्जॉर्विंग है। चलो अब इस फिगर के अंदर देखते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां से करंट गया, किस टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है कंपोनेंट के अंदर, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो मैं यूं कह सकता हूं कि -12 वोल्ट बेसिकली अब्जॉर्व कर रहा है, या फिर यूं कह सकता हूं 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है ना, दोनों चीजें एक ही हैं। हाउएवर द एलिमेंट इज अब्जॉर्विंग पावर ऑफ -12 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू ए सप्लाइंग पावर ऑफ +12 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका सेम देखो इसके अंदर का देख लो, आप तो एंटरिंग यहाँ पे नेगेटिव में कर रहा है, या फिर इस बी में देख लो, यहाँ से आपका ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट का देखो डायरेक्शन, ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव पावर होगा। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, सप्लाई कर रहा है वो। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि -12 वोल्ट आपका कंज्यूम कर रहा है, या फिर 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। अगर आप पे इसी चीज को अगर आपने कहा कि मैं ये कंज्यूम कितना करेगा, तो आप लिखो -12 वोल्ट। क्वेश्चन में अगर आपने पूछा, क्वेश्चन में पूछ सकता है, नो डाउट वो आपका सपोज फॉर एग्जांपल सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन उसने पूछा कि भाई नहीं ये कितना कंज्यूम कर रहा है, सपोज वो 12 वोल्ट, अगर मैं कहूँ कि 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, और उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कितना कितना कंज्यूम कर रहा है, तो आप उस चीज को क्या लिखोगे -12 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मैं आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा,